हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। मैं आज आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी बताऊंगा, जैव प्रौद्योगिकी। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, बिकॉज ये आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं, आपके मेंस में आते हैं। एंड बहुत ही आसान टॉपिक है, इजीली आप कर लोगे। आप बस आप एक बार देख लीजिए आसान, मतलब अच्छे से। तो ये आपके जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीपीएससी, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, सारे में ये टॉपिक आपके आते हैं और बहुत ही आसान है। तो आप इसको मतलब एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, वो आप कर लीजिएगा। तो सेम क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में कि कोई भी पीछे की वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है, प्लीज़ पूछिए। आप टेलीग्राम में भी लिख सकते हैं, मुझे पर्सनल भी लिख सकते हैं, या तो आप कमेंट में लिखिए, जो भी लिखना है आपको लिखिए, कोई भी डाउट लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेज देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ फोटो देख लेते हैं, जिससे आप समझ जाइएगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ये पिक्चर्स यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, आप इजीली समझ जाइएगा। आपने देखा होगा जब आप कोई बड़े शहर जाते हो, कोई सिटी जाते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फल हैं और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सब्जियाँ हैं, सारे मिलती है, ठीक है ना। वो भी ताज़ा और फ्रेश मिलती है, मतलब हर साल मिलती है, हर दिन मिलती है। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग बाहर कहीं सिटी गए होंगे, कहीं भी आप जाके देख सकते हैं, सारे सब्जियां, सारे फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और पूरा फ्रेश मिलेगा आपको कि कैसे ये मिलता है, कैसे अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। कि हर साल हर दिन मतलब ये चीज़ें मिल रही है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही है, बायोटेक्नोलॉजी से ही हम ये चीज़ बना पा रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आप कैसे क्या है वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एप्पल है, ठीक है ना, ये एक सेब है, दिस इज एप्पल। तो ये देखिए ख़राब है, मतलब आपने जब पेड़ लगाया, आप मतलब समझ लीजिए आप इसका खेती करते हो और आपने इसका फसल किया, आपने क्रॉप्स लगाया, तो जो आपके पेड़ हैं, जो आपके फसल हैं, तो बहुत ख़राब हो रहे हैं, ठीक है ना। ये फल है, कोई भी फल, मैं एग्जांपल एप्पल ले रहा हूँ, सेब ले रहा हूँ, तो देखिए कितना मतलब डैमेज है, मतलब ख़राब है। इसको आप ना बेच सकते हो ना खा सकते हो। तो इससे क्या क्या इफेक्ट होंगे आपके ऊपर, इजीली आप लिख सकते हो कि आपको बहुत सारे लॉसेस होंगे, आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ, ठीक है ना। एंड जो आपका इनकम है, जिस आप खेती कर रहे हो एप्पल का या किसी भी अदर फ्रूट्स का, या कोई भी फ्रूट्स का, कोई भी फल का, कोई भी सब्जी अगर ख़राब होता है तो आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट आते हैं आपके ऊपर, बहुत असर पड़ता है कि ये मार्केट में बेच नहीं सकता, कोई लेगा नहीं और मेरा इनकम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप कि जो मतलब जो अच्छा मतलब एप्पल है, जो भी मतलब आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, हम लोग उसको पहले चेक करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। उसके अंदर से हम लोग, आप यहाँ पे सिरिंज देख लीजिए, उसके अंदर से हम लोग उसके मतलब जो बेटर एप्पल है, जो बहुत अच्छा सेब है, ठीक है ना, उसके अंदर से हम लोग सेल्स निकालते हैं। और जो ख़राब सेल है, मतलब जो आप जो मतलब आप नया खेती करने जा रहे हो, ठीक है ना, नया पेड़ लगा रहे हैं, तो उस समय हम जो भी अच्छे सेब हैं, जो भी अच्छे फल हैं, उससे निकाल के हम लोग उस पेड़ में डाल देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका फल, मतलब आप पेड़ लगा रहे हो, ये आपका पेड़ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के हम इस पेड़ में डाल देते हैं। जब आप पेड़ लगाते हो तो क्या होता है कि जैसा सेब से आप निकाल रहे हो, जितने अच्छे सेब से आप निकाल रहे हो, जितने अच्छे एप्पल से आप निकाल रहे हो सेल, वैसा ही बाद में आपको एप्पल मिलेगा, ठीक है ना, वैसा ही सेब मिलेगा। मतलब ये ख़राब सेल मिलेगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो इससे क्या इफेक्ट होंगे कि आप जब भी मतलब पेड़ लगा रहे हो, आपको अच्छा ही मिल रहा है, तो क्या होगा, इससे आपका इनकम बढ़ेगा, आप मार्केट में बेच सकते हो। तो ऐसा ही चीज़, ऐसे ही मतलब बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। यहाँ पे देखिए आप, जब आपने इससे मतलब सेल निकाला और एक मतलब जो आप नया पेड़ लगा रहे हो उसमें आपने डाल दिया, तो इस तरह के एप्पल आएंगे आपके, इस तरह के सेब आएंगे, तो बहुत ही अच्छा सेब आएगा मार्केट में आपका। और देखिए आप यहाँ पे एप्पल का ट्री है, मतलब जो भी सेब का मतलब पेड़ होता है वो है, ट्री है, ठीक है ना। वहाँ पे देखिए आप, जितने भी मतलब एप्पल हैं, जितने भी सेब हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से आप समझ सकते हो जो बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो यहाँ से आप इजीली समझ गए होंगे, कोई डेफिनेशन का ज़रूरत नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत लोग रट लेते हैं, ठीक है ना, होता क्या। तो यहाँ से आप इजीली समझ जा सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने सिर्फ सेब लिया, मैंने एप्पल का एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी सब्जियाँ, ठीक है ना, कोई भी वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, मैं सिर्फ एप्पल का लिया हूँ, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फल हैं, सारे में ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आप लगाओ, पोटैटो लगाओ, आलू लगाओ, टमाटर लगाओ, टमाटो, ठीक है ना, आप अनार लगाओ, कुछ भी लगाओ, ग्रेप्स लगाओ, अंगूर लगाओ। तो उसमें क्या करते हैं, जो अच्छे अंगूर हैं उससे हम निकाल लेते हैं सेल, और
जब आप नए पेड़ लगाते हो, जब खेती करते हो, उस समय हम उसको डाल देते हैं। तो जो आपका मतलब फ्यूचर में जब आपका अंगूर होता है, ठीक है ना, सीजन आता है, तो अच्छा ही होगा। और हर साल आप कर सकते हैं ये चीज़ को, तो आपका इनकम हमेशा बना रहेगा। और ये चीज़ मैं आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बोला, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल सब एग्रीकल्चर में। तो वैसे ही ह्यूमंस में जो इंसान होते हैं, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो या जानवर हो, ठीक है ना, उसमें भी हम यही चीज़ करते हैं। जो आप एग्जाम्पल लो कि कोई एक इंसान है, वो मतलब उसके पैर में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पा रहा, तो जो इंसान सही है हम उसको चेक करते हैं, उससे हम सेल निकाल के इस इंसान में डाल देते हैं, ठीक है ना, इस ह्यूमन में डाल देते हैं। तो वो भी ह्यूमन, मतलब जो सही ह्यूमन है जिसको हम चेक किए, वो उसकी तरफ बिहेव करता है, उसकी तरफ व्यवहार करता है, वो भी सही हो जाता है। तो उसको मैं आगे बताऊँगा आपको। ये आपका जो ह्यूमन्स के अंदर से निकालते हैं उसको बोलते हैं स्टेम सेल, ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम में थे, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप इजीली समझ जाइएगा। चलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी अब स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या, मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक, बायो मतलब क्या, आपका जो भी बायोलॉजी पार्ट्स हैं, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी मतलब एक जीवित है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया जैसे एप्पल थे, एप्पल का मैंने लिया, वो जीवित है, उससे हम सेल निकालते हैं, उसका हम इस्तेमाल करके नया और बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, न्यू बनाते हैं या उससे नया और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप समझ रहे हैं, जो ख़राब एप्पल था मतलब, तो उससे हम अच्छे शेप से निकाल के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम उसमें डालते हैं, तो नया और बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी ऐसी ब्रांच है जो हमारे लाइफ को आसान बना देती है। आप समझ गए, आसान और बेटर बना देती है, ईजी और बेटर बनाती। कैसे कि जो चीज़ ख़राब होने वाला तो अब ख़राब होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए वो ख़राब हो ही नहीं सकता, तो हमारे लिए आसान हो गया ये चीज़। एंड ये तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में बोला। और अगर आप मेडिकल मतलब जो भी दवा ड्रग्स, ठीक है ना, उसकी डिपार्टमेंट में आप जाते हो, बायोटेक्नोलॉजी का रोल है कि न्यू मेडिसिन की खोज करने में हम इसका यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, जैव प्रौद्योगिकी का। फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसको बनाते हैं, फिर जो भी टेस्ट हैं, जो भी हमारे ऊपर टेस्ट होते हैं वो करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। और बहुत से जो जानलेवा बीमारी है, ठीक है ना, जो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि जान चली जाती है, लाइक कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसका हम दवा रेडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही एक मतलब एक हायर टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे प्रोसेस मतलब रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग एक लास्ट स्टेज पे जाने के बाद भी वो मतलब जीवित हो सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही मतलब एक बीमारी लेके ही पैदा लेते हैं। आपको पता होगा ये चीज़, जिसको कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जो जिन पैदा लेते हैं डिसऑर्डर होता है, मतलब उनका कुछ ना कुछ होता है, जो मतलब सोचने की शक्ति कम होती है, ठीक है ना, चल नहीं पाते हैं बहुत, तो आपने देखा होगा। तो उसको भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी आप लोग समझ गए होंगे। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, आपका सेकंड हिंदी में लिखा हुआ है, और सिस्टम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं बताया आपको, मतलब ये एक ऐसा ब्रांच है, एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म को मतलब स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको भी देखते हैं। अब मेन एम क्या है हमारा, जो भी प्रोडक्ट है उनको हम अच्छा से अच्छा बनाएं, उनका क्वालिटी इंप्रूव करें। मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको सेब के बारे में, एप्पल के बारे में। तो ये विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें हम उत्पाद के निर्माण के लिए जीव या जैविक प्रक्रिया या प्रणाली का उपयोग का अध्ययन करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। एंड बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। इसमें एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होता है, वो एक प्रोटीन है, ठीक है ना। हम लोग चेक करते हैं जो भी प्रोसेस करो, आप ह्यूमंस के लिए करो या तो जो एग्रीकल्चर के लिए करो, तो हम लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर एंजाइम मतलब प्रोटीन्स क्या है। तो उस प्रोटीन्स को हम लोग एक डिसाइड करते हैं, फैक्टर उसका डिसाइड किया जाता है कि जो हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें ये प्रोटीन डालने पे वो कैसा होगा। तो ये सब रिसर्च करने के बाद, जैसे ह्यूमंस है उनको प्रॉब्लम है तो उनके अंदर हम डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर उसका जो भी जीन और मतलब है वो टेस्ट करते हैं। तो उसको जो प्रोटीन चाहिए, उनको जो फूड चाहिए, उस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी एक मेडिसिन तैयार करता है, जिससे कि ह्यूमंस लाइफ है बहुत ही बेटर हो जाता है। तो यही हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी मानव से उपयोगी उत्पादों और प्रक्रिया का उत्पादन करने के लिए जीव से या जीवित जीव या एंजाइम का उपयोग करने की तकनीकों से संबंध है, ठीक है ना।
जो भी जीवित हैं, जैसे कि एक मैंने बताया एग्जाम्पल कि कोई इंसान है, वो चल नहीं पा रहा है, वो करवट नहीं बदल पा रहा है, ठीक है ना, वो अच्छे से, मतलब यही एग्जाम्पल है, ये मतलब उसके घुटने में प्रॉब्लम है, उसके वोन बैनों में प्रॉब्लम है, या उसके कोई मतलब खून में प्रॉब्लम है। तो जो सही इंसान है उसको हम चेक करने के बाद जो आपको प्रॉब्लम है वो जो उसके पास सही चीज़ है, जैसे आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्लड मतलब खून में प्रॉब्लम है कोई इंसान का, तो जो अलग इंसान है दूसरा जिसका मतलब ब्लड सही है, ठीक है ना, जिसका ब्लड सही है, तो उस इंसान का ब्लड लेके हम आपके अंदर डाल देते हैं, तो आपका भी ब्लड सही हो जाता है, और जो ब्लड खराब है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही हर चीज़ होता है, जैसे कि आपका ब्रेन खराब है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो जो इंसान सही है उसका ब्रेन हम, ठीक है ना, उसका ब्रेन के अंदर का सेल लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टेम सेल, मैं बताऊंगा आपको। तो स्टेम सेल क्या करते हैं, लेके आपके ब्रेन में डाल देते हैं, तो आपका ब्रेन भी सही चलने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवित जीव या एंजाइम का उपयोग करने की तकनीक यूज करके जो भी मानव जीवन है उसको सुधारा जा सकता है, वही हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन आप समझ गए। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के जो भी टाइप्स हैं वो हम देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी के क्या प्रकार है, आपके एग्जाम्स में आते हैं टाइप्स लिखने के लिए। तो फर्स्ट क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, लाल जैव प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे क्या, बस देखिए डेफिनेशन देखिए क्या होता है, ये नहीं देखना कि प्रोसेस कैसे होता है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, उनका काम है, आपसे बस पूछा जाएगा टाइप्स, तो आप बस डेफिनेशन लिखिएगा। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड डेवलप न्यू ड्रग्स। तो आपसे पूछा जाएगा रेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, तो आपके बोलिएगा जो लाल जैव प्रौद्योगिकी है इसका यूज़ मेडिसिन और जो भी नए ड्रग्स हैं, जो नए दवा हैं, उसको विकास के लिए रेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है और नई दवाई जो है उसका विकास होता है रेड बायोटेक्नोलॉजी में। और कैसे होता है ये चीज़ आपको नहीं जाना, बस आप उसके अंदर देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, आप इजीली याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इट मेक्स यूज ऑफ स्टेम सेल्स टू रीजनरेट डैमेज ह्यूमन टिश्यू। इसमें क्या होता है कि हम स्टेम सेल्स को डेवलप करते हैं, जो भी आपके ह्यूमन के डैमेज टिश्यू हैं, जो भी टिश्यू आपके डेवलप हैं, जैसे कि आपके मतलब जो भी है, जब मैंने बताया एग्जांपल से ब्रेन का टिश्यू डेवलप मतलब आपका डैमेज है, उसमें प्रॉब्लम है, या हैंड है आपके मूव नहीं कर पा रहे, जो आपका हाथ है वो इधर उधर घूम नहीं पा रहा, उसके अंदर कोई टिश्यू अगर आपको डैमेज है, प्रॉब्लम है, तो उसको हम स्टेम सेल के सहायता से, स्टेम सेल के हेल्प से उसको हम फिर से डेवलप कर सकते हैं, उसको फिर से जैसा था वैसा हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टेम सेल क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। इसके एप्लीकेशन क्या है रेड बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स, जो भी मतलब दवा है, एंटीबायोटिक्स है, उसका हम जो भी वैक्सीन्स हैं वो हम बनाते हैं इसके अंदर, मतलब जो भी मेडिकल, ठीक है ना, जो भी दवा के अंदर जो भी चीज़ें आते हैं वो हम रेड बायोटेक्नोलॉजी में बनाते हैं। दूसरा क्या है, रीजनरेटिव थेरेपीज, पुनर्योजी उपचार। थर्ड क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है कि जीन थेरेपी में क्या करते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू सेल्स इन प्लेस ऑफ मिसिंग और डिफेक्टिव इन ऑर्डर टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। में आप समझ गए कि मैं क्या बोला। ट्रांसप्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपण करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके बॉडी का कोई जीन खराब है, ठीक है ना, कोई डिफेक्टिव है, जो मतलब एक डिसऑर्डर में, मतलब वो ऑर्डर में नहीं है, मतलब खराब है, मतलब काम नहीं कर रहा कोई टिश्यू, तो इसमें क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं जीन थेरेपी में, मतलब प्रत्यारोपण कर देते हैं जो भी सामान्य जीन है, ठीक है ना, जो भी नॉर्मल जीन है, जो नॉर्मल जीन है, जो मतलब सही तरीके से काम करते हैं, उनका हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। जो भी ह्यूमन है, जो भी मतलब इंसान है, एक नॉर्मल जीन को हम एक इंसान के अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, प्रत्यारोपण कर देते हैं, जिससे कि जो आपका जीन, आपके अंदर जो जीन है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे तो आपका जीन सही तरीके से काम करने लगेगा। तो आप समझ रहे हैं बात को। और इसमें क्या है, एक ये मेन टॉपिक है, बिकॉज इससे एक अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में स्टेम सेल्स लिखने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कि स्टेम सेल थेरेपी होता क्या है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी आप, जैसे कि आपका ब्रेन है, ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ, जैसे कि आपका ब्रेन है उसमें कोई टिश्यू खराब है, आपका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा था, जो इंसान सही है उसके अंदर से हम लोग, उसके ब्रेन से हम लोग स्टेम सेल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, स्टेम सेल निकाल लेते हैं। और स्टेम सेल निकालने के बाद जिस इंसान का ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है उसके ब्रेन में डाल देते हैं। आप समझ रहे हो चीज़ों को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपका ब्रेन सही तरह से काम करने था, मैं सिर्फ ब्रेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपका पैर है, मतलब आपका मतलब पैर भी है,
ठीक है ना, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, आप सही तरह से नहीं चल पा रहे हो, तो जो इंसान सही है उसके पैर से स्टेम सेल निकाल के और आपके पैर में डाल दिया जाता है, तो आपका पैर भी सही तरह से काम करने लगता है। तो स्टेम सेल में हम देखेंगे और भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें पढ़नी है स्टेम सेल के अंदर, तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। इस बायोटेक्नोलॉजी में बस आपको एप्लीकेशंस में इतना ही लिखना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, हरित जैव प्रौद्योगिकी। तो इसके अंदर क्या है कि आपसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाए तो ये हम एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो भी कृषि से संबंधित जो भी मतलब प्रक्रिया होगी, जो भी क्रियाएं होंगी, उसमें हम हरित जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड इज बायोटेक इज़ यूज टू मेक प्लांट्स पेस्ट एंड ड्रॉट टॉलरेंट। जो भी पेड़ पौधे में कीड़े लगते हैं, आपको पता है जो भी कीड़े लगते हैं, कीट और जो भी इंसेक्ट्स लगते हैं, और वो अगर और फिर सूखे से प्रभावित होते हैं तो उनको बचाने के लिए बायोटेक का यूज़ करते हैं, ग्रीन बायोटेक का यूज़ करते हैं। तो पौधों को कीटों मतलब और इंसेक्ट्स जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे अगर पौधों को हानि होती है, पता है आपको, तो उनसे जो बचाया जाता है, उनसे जो प्रोसेस में बचाया जाता है वो हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एक्टिविटी आर ऑल्सो डन फॉर डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल्स। जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो भी जानवर्स हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनकी मतलब एक शक्ति बढ़ाने, जैसे ह्यूमंस का हम शक्ति बढ़ाते हैं जीन चेंज करने के लिए, वैसे ही उनके जो रोग हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको हम बढ़ाने के लिए एनिमल्स का, तो इनके अंदर हम एक इंसेक्ट्स करते हैं सेल, ठीक है ना, उनके टिश्यू के अंदर, तो उनके अंदर भी एक मतलब जो जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, उनसे वो लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के हिस्से रूप में रोग प्रतिरोधी जानवरों के लिए एक गतिविधियां भी तैयार की जाती। आगे देखिए आप, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। आपको तो याद ही हो गया है ग्रीन किसके लिए करते हैं, रेड किसके लिए करते हैं, लाल किसके लिए है, हरा किसके लिए, और वाइट मतलब श्वेत किसके लिए। आप बहुत आसान टॉपिक है, इजिली आप नंबर बहुत ज़्यादा मतलब गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो भी इंडस्ट्री, जो भी औद्योगिक प्रक्रिया होंगी, जो भी इंडस्ट्री में प्रोसेस होंगी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। तो देखिए आप, दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में बताया आपको, टू रिसर्च एंड डेवलप न्यू केमिकल्स और फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि हम इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, उसमें जो रिसर्च होते हैं और डेवलप न्यू केमिकल्स, जो भी नए रासायनिक चीज़ तैयार किया जाता है, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्यूल्स, नए ईंधन बनाते हैं, फॉर व्हीकल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या, जैव, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बायो मतलब तो जीव हो गया कुछ, और टेक्नोलॉजी जो भी सूक्ष्म जीव से हम कैसे मतलब फ्यूल्स बनाएं, कैसे ईंधन। तो आपने सुना होगा बायोमास, ठीक है ना, बायोमास से भी तो बनाते हैं, मीथेन से भी बनाते हैं। तो ये चीज़ें, और एनिमल के वेस्ट, जो भी जानवर के वेस्ट हैं, उससे भी हम एक फ्यूल्स तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जो भी रिसर्च हैं, जो भी नए केमिकल्स हैं, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, तो इस तकनीक का उपयोग उद्योग के नए क्षेत्र में नए रसायन के अनुसंधान में विकास के लिए और वाहनों के लिए नए ईंधन का विकास किया जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ब्लू टेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, नीली जैव प्रौद्योगिकी। तो आपको पता है मतलब यहाँ तो अब इजीली, जो ब्लू होता है, जो समुद्र होता है आपका, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो जो भी समुद्र से चीज़ें ली जाती हैं जीव के द्वारा, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। यूज ऑफ सी मतलब समुद्र रिसोर्सेज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो भी समुद्र के द्वारा रिसोर्स लेने के बाद कोई हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इंडस्ट्रियल मतलब जो भी औद्योगिक एप्लीकेशंस हैं, उसमें हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। उत्पादों और औद्योगिक अनुप्रयोग को बनाने के लिए समुद्री संसाधनों का जो भी उपयोग किया जाता है वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। तो अब देखिए, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला आपको जो भी मतलब जलीय जीव है, ठीक है ना, उसका हम यूज़ करते हैं। वी ऑलरेडी यूटिलाइज मेनी एक्वेटिक रिसोर्सेज सच एज फिश, जो भी मछली है, सेलफिश, सेलफिश में जो शंख होते हैं पता है आपको, एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स। आपको पता है कि जो फिश होते हैं जैसे कि शार्क है, बहुत सारे ऐसे मछलियाँ हैं जिसका हम तेल यूज़ करते हैं लोग इंटरनेशनल लेवल पे, उस तेल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो वो भी एप्लीकेशन हो गया। फिर शंख का यूज़ करते हैं, सेलफिश, एंड पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता है कि समुद्र के नीचे से जो निकाला जाता है वो भी तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जलीय जीवों का उपयोग कर
जैव प्रौद्योगिकी है। हम पहले से ही कई जलीय संसाधनों जैसे मछली, शंख और पेट्रोल का भंडार का उपयोग समुद्र से करते हैं। अब समझ गए ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जो भी समुद्र है, सी है, ठीक है ना, उससे समुद्र से जो भी एप्लीकेशन, जो भी उपयोग किया जा रहा है हमारे मानव जीवन के लिए, ठीक है ना, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही वो आता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। येलो बायोटेक्नोलॉजी, पीली जैव प्रौद्योगिकी। तो येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है? येलो बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू बायोटेक्नोलॉजी विद इंसेक्ट्स। जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उससे क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो येलो बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। पीली जैव प्रौद्योगिकी कीड़ों के साथ जैव प्रौद्योगिकी को संवर्धित करता है। एक्टिव ingredients और genes in insects are categorized and used for research और application in agriculture and medicines। जो भी एक्टिव मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जीन्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी कीटों में एक सक्रिय मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो जीन्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। जो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कीड़े, जिसके अंदर जीन्स जो होते हैं उसका हम यूज़ कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, और मेडिसिन बनाने में और चिकित्सा के क्षेत्र में हम कर लेते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं देखना कि कैसे करते हैं, आप बस देख लीजिए येलो बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है। तो येलो बायोटेक्नोलॉजी हम जो भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं इसमें। और जो उस इंसेक्ट्स के अंदर, कीड़े के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स मीन्स प्रोटीन होते हैं उनके अंदर, तो उसका यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग मतलब उसका हम यूज़ करके जो भी मानव लाइफ है उसके हम मेडिसिन तैयार करते हैं, चिकित्सा बनाते हैं, फिर एग्रीकल्चर मतलब कृषि में भी उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए, येलो बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर इंसेक्ट्स, कीड़े के लिए, उसमें हम कीड़े के बारे में अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में। एंड ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे का हिंदी क्या था? धूसर जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंदर क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो भी आपका पर्यावरण है, तो उसमें क्या पॉल्यूशंस कितने, उसको हम कैसे हटाएं, ठीक है ना, प्रदूषण को कैसे हटाएं आपके एनवायरनमेंट में, उसको कैसे हम मेंटेन करें। तो जैव प्रौद्योगिकी का पर्यावरण अनुप्रयोगों, जैव विविधता के रखरखाव और प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का, धूसर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, भूरी जैव प्रौद्योगिकी। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेट रहता है? मैनेजमेंट ऑफ ड्राउट एरिया एंड डेजर्ट्स, सूखा क्षेत्र और रेगिस्तान क्षेत्र में जो भी प्रबंधन किया जाए, जो भी मैनेजमेंट किया जाए, उससे संबंधित है। आपको पता है जो ब्राउन होता है भूरा होता है, और रेगिस्तान जो होता है आपका, जो भी रेगिस्तान होते हैं, जो भी डेजर्ट्स होते हैं, वो भी थोड़ा भूरा ही होता है। तो इससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी जो भी भूरी जैव प्रौद्योगिकी, उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसका रिलेट कहाँ करते हैं, जो भी मैनेजमेंट ऑफ जो भी सूखा क्षेत्र है, जो भी रेगिस्तान है, उसको जो भी प्रबंधन किया जाता है वो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। डार्क बायोटेक्नोलॉजी, काली जैव प्रौद्योगिकी, इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रिलेटेड टू बायो टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म मतलब क्या? टेररिस्ट क्या होता है? जो भी मतलब आतंकवाद होते हैं। बायो मतलब क्या? अलग से कर दीजिए, जो भी जैविक मतलब जो भी सूक्ष्म जीव का यूज़ करके आतंकवाद मतलब फैलाया जाए। बायोलॉजिकल वेपन्स, जो भी जैव का यूज़ करके वेपन्स तैयार किया जाए, हथियार तैयार किया जाए। बायो वॉरफेयर which use microorganism and toxins to cause disease, death and disability। आप समझ रहे हैं? डार्क बायोटेक्नोलॉजी, काली जैव प्रौद्योगिकी का हम क्या मतलब क्या देखते हैं इसके अंदर? जो टेररिज्म है, जैविक आतंकवाद, जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, और जो भी जैविक युद्ध है उससे संबंधित है डार्क बायोटेक्नोलॉजी। जो सूक्ष्म जीव और विषाक्त पदार्थ, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, उसका उपयोग करके बीमारी, मृत्यु और विकलांगता का कारण बनता है, डिसेबिलिटी का कारण बनता है। तो पहले इंटरनेशनल वॉर में ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, इस पर पूरा बैन लगा हुआ है कि इसका इस्तेमाल आप जो भी आर्मी फील्ड है वहाँ पे, आप बॉर्डर पे कहीं भी आप नहीं कर सकते। तो डार्क बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इसके अंदर हम जो भी बायो हैं, जो भी जैविक हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उसका हम मतलब इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके हम एक ऐसा हथियार बनाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है और लोगों को वो काटते हैं तो उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना, और फिर वो एक डिसेबिलिटी ऑर्डर में आ जाते हैं, मतलब आप चल नहीं पाओगे, आप विकलांग हो जाओगे, आप उठ नहीं पाओगे। आप बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स हैं, इतने ही हैं। चलिए हम लोग अब एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपके मेंस में बहुत बार आ चुका है कि जैव प्रौद्योगिकी का उस एप्लीकेशन क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिसिन में, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में है। आप अगर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, तो आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। तो फर्स्ट क्या है?
बायोफार्मास्यूटिकल्स, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें हम एक मेडिसिन्स को बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, हम लोग एक दवा बनाते हैं जिसमें कि जो सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं, जो भी मतलब एक छोटे छोटे जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें हम एक केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। इसमें क्या है कि सिर्फ सूक्ष्म जीव का यूज़ करते हैं, एक दवा बनाते हैं, ठीक है ना, एक मेडिसिन बनाते हैं, एक ड्रग्स बनाते हैं। लेकिन इसमें कोई भी हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब जो भी केमिकल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है ना, जो भी रासायनिक प्रोडक्ट होंगे उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे ऊपर, मानव जीवन के ऊपर कोई ज़्यादा उतना ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए फर्स्ट क्या है। एंड सेकंड क्या है, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब प्रत्यारोपण करते हैं। जो भी आपका अगर जीन खराब है, जो भी इंसान का जीन खराब है, डीएनए में प्रॉब्लम है, तो हम सामान्य जीन का यूज़ कर लेते हैं, उपयोग करते हैं, नॉर्मल जीन का। और जो इंसान खराब है उनके ऊपर हम उस चीज़, मतलब नया जो नॉर्मल जीन है उनका हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, प्रत्यारोपण कर देते हैं। तो जो इंसान के अंदर जीन मतलब एक डिफेक्टिव ऑर्डर में है, वो एक मतलब एक सही तरह से काम करने लगता है। जो आपका जीन जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो अगर आपका सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आपका बॉडी सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो जो इंसान का बॉडी सही से काम करता है उसका जीन हम सेल निकाल के आपके अंदर डाल देते हैं। तो जीन थेरेपी में यही करते हैं हम कि जो आपका समान नॉर्मल जीन है वो आपके ऊपर, मतलब आपके अंदर ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या है आपका, फार्माकोजिनोमिक्स। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम वैसे मेडिसिन्स बनाते हैं, मतलब वैसे दवा बनाते हैं जो बॉडी को सूट करे, जो आपका शरीर है उसको सूट करे, उसके लिए मतलब उसको मतलब उसके लिए गलत मतलब इफेक्ट ना करे, ठीक है ना, आपके बॉडी को पूरी तरह से सूट करे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें पता लगाना होगा कि बॉडी को किस टाइप का मेडिसिन चाहिए, शरीर को किस टाइप का दवा चाहिए और क्या डोज होना चाहिए। मतलब आपको कोई अगर दवा दिया जा रहा है तो उसका डोज क्या होना चाहिए, ठीक है ना, उसका टाइम क्या होना चाहिए, उसका समय क्या होना चाहिए, कि आपके बॉडी के लिए, आपका शरीर के लिए पूरा उपयोगी हो, मतलब सही, मतलब कम टाइम में ही आपका शरीर ठीक हो जाए। ये आपका प्रोसेस है फार्माकोजिनोमिक्स। तो इसमें हम दवा के मतलब एक मेडिसिन के बारे में मतलब एक रिसर्च करते हैं कि आपके बॉडी के लिए कैसे सूट करेगा। तो ये हम बताता है कि जो आपका मतलब जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, को बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट करेगा, कितना असर करेगा। तो ये चीज़ हम फार्माकोजिनोमिक्स में देखते हैं। समझ गए आप, इस चीज़ों को आप समझिए। एंड कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। एंड फोर्थ क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग, आनुवांशिक परीक्षण। तो इसमें क्या है, जो आपका जीन है, अब तो लिखा हुआ है जेनेटिक टेस्टिंग, जो जीन है उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसका हम परीक्षण करते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माँ बाप, मतलब ठीक है ना, जो आपके मदर एंड फादर्स हैं, तो उनसे जो आपको प्रॉब्लम आ जाती है, उनसे जो आपके बच्चों में, जो उनके चिल्ड्रेन हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है उनके माँ बाप से, ठीक है, उनके पेरेंट्स से। तो उस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो आपको जेनेटिक बीमारी है, जो आनुवंशिक बीमारी है, उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको रोका जा सकता है। तो जो माँ बाप के कारण जो आपके शरीर में बीमारी आती है जीन से, ठीक है ना, उसको दूर किया जाता है। और कैसे होता है, इन चीज़ों को उतना हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको जानना है तो मुझसे आप पर्सनल पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। बस ये देख लीजिए जेनेटिक टेस्टिंग में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, आपको पता है, जो भी आपके शरीर के लिए एक मतलब एंटीडोट की तरह काम करे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा आप एंटीबायोटिक्स आप जब लेते हो तो उसको दूर किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं। और मेन एप्लीकेशंस क्या है कि कोई भी केमिकल्स, जो भी रासायनिक प्रोडक्ट है, उसका यूज़ नहीं करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कि जिससे हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, हम मतलब एक सही तरह से हमारा बॉडी, सही तरह से हमारा शरीर काम करता है। सेकेंड देख रही एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। तो इसमें क्या है, इसके हेल्प से जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इसको हम जीएम भी बोल देते हैं, कहीं कहीं जीएम भी लिखा हो रहा था, ठीक है ना, जीएम क्रॉप्स। इसमें क्या है, इसके हेल्प से क्या करते हैं, फसल को जल्दी से उगाना और हेल्दी बनाना पॉसिबल हो पाया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की मदद से। कि जो भी आपका फसल है, आप जब उसको मतलब आप खेती करते हो तो उसको आप जल्दी उगा सकते हो और हेल्दी बना सकते हो। मतलब जो भी फसल होगा आपका वो बहुत अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उसको आप बनाना पॉसिबल हो पाया है, ठीक है ना। तो आप समझ के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या देखते हैं हम लोग। और कोई भी फसल है उसके जीन में इस प्रकार का हम चेंजिंग लाते हैं, जो भी जीन है फसल के अंदर भी जीन्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह का चेंजिंग लाते हैं
जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि आप जितना खेती करते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती आप कर देते हो। जीएम के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से जब संशोधित फसल करते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मतलब फसल आप तैयार कर सकते हैं। फिर उसमें न्यूट्रिशन बढ़ाया जा सकता है जीएम की मदद से। जो भी पोषण है, जो भी आप जैसे कोई खेती कर रहे हो, कुछ भी उगा रहे हो, मतलब कोई भी फल आप उगा रहे हो, जैसे कोई भी ग्रेप्स हैं, मतलब एप्पल है, सेब है, ठीक है ना, कोई भी है, अनार है आपका, तो उसमें क्या है, मतलब आप एक न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं, पोषण बढ़ा सकते हैं उस फल का, ठीक है ना। और इसको क्या है, इंसेक्ट से बढ़ाया जा मतलब बचाया जा सकता है। जो भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हैं उनसे बचाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि आप कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है ना, कि क्रॉप्स या फसल में ऐसा मतलब चेंजिंग आप ला सकते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में ऐसा चेंजिंग ला सकते हैं कि कुछ जगह पे जैसे कि ज़्यादा ठंडा होता है आपको पता है, और कहीं पे पानी भी बहुत कम होती है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे जो आपका फसल हो वहाँ पे भी हो जाए, ठंडा हो या गर्मी कोई इफेक्ट ना करे और आपका फसल हो जाए। और फसल में क्रॉप्स में जो कीटनाशक यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत सारे आजकल कीटनाशक यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसके जगह पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ करेंगे। तो जिससे क्या है कि जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, क्रॉप्स में लगेंगे ही नहीं। बाई चांस कोई अगर आप कीड़े मकोड़े आपके पेड़ में लगने आते हैं तो वो खुद मर जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपके पेड़ में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, और आपके जो फसल हैं, जो आपके पेड़ फूल मतलब आपके जो मतलब फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें आप न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं, उनमें हम पोषण भी बढ़ा सकते हैं। और एग्रीकल्चर की मदद से हम लोग बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, आपको पता है, जैव ईंधन, जैसे कि बायोमास, बायोगैस, ठीक है। और भी जो मतलब एनिमल वेस्ट है उससे बना सकते हो, मीथेन से बना सकते हो बायोफ्यूल्स। प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन, पौधे और पशु का प्रजनन करा सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। जैसे कि प्लांट है वो मर रहा है, ठीक है ना, उसमें आप ऐसा जीन चेंज कर देते हैं कि वो प्लांट कभी मरेगा ही नहीं, और सही टाइम पे आपको आपका फसल भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन भी होगा। तो वही चीज़ है प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्शंस। और फोर्थ क्या है आपका, बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी न्यूट्रिशंस है, मैंने बताया आपको, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, वही चीज़ हम बायो फोर्टिफिकेशंस में भी देखते हैं कि जो भी न्यूट्रिशंस है, जो भी पोषण है, आप लोग पता है पोषण जो होते हैं, जो भी मतलब सब्जियां के, जो भी फल के, उनको आप बढ़ा सकते हैं, फसल के पोषण को आप बढ़ा सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करके। आप समझ गए चीज़ों को। तो एंटीबायोटिक्स भी आप लोग यहाँ भी बना सकते हैं, खेती के लिए भी, एग्रीकल्चर में भी। तो इसका इस्तेमाल बहुत जगह, एंटीबायोटिक्स का यूज़ क्या कीजिएगा, तो जो भी पेड़ पौधे वो स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ आप लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं एनवायरनमेंट में, तो इसका बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एनवायरनमेंट में कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं अभी। तो बायोमार्कर में क्या होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को मतलब एक पहचान देता है कि कितना डैमेज है आपका जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, वो कितना डैमेज है, उसमें कितना प्रॉब्लम है, उसमें कितना समस्या है, ठीक है ना, कितना नुकसान है। तो इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या है, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कुछ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, कुछ रसायन यूज़ करते हैं। अगर एनवायरनमेंट में, अगर पर्यावरण में कुछ बदलाव आया, मतलब कुछ चेंजिंग आया, तो केमिकल्स जो हैं, हम जो यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स, वो भी उसमें कुछ रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है ना, उसमें कुछ प्रतिक्रिया होने लगेगा, वो भी चेंज होने लगेगा। जो आपका केमिकल्स है वो भी बदलने लगेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन है, ठीक है ना, कितना प्रदूषण है और कितना डैमेज है हमारा मतलब एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो हम उसको सुधार पाएंगे बायोमार्कर की, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से, ठीक है। बायोमार्कर समझ गए आप क्या होता है, इसमें हम मार्क करते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को हम पता करते हैं कि एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में कितना पॉल्यूशन है, कितना है, और उसको हम कैसे कंट्रोल करें। एंड सेकेंड क्या है, बायो एनर्जी। वही चीज़ है, बायो एनर्जी को हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं और जैव ईंधन भी कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग जो भी है, जैसे बायोमास, ठीक है ना, बायोगैस और बायोफ्यूल्स जो हम यूज़ करेंगे, तो इससे क्या है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होंगे, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो पाएगा, मतलब सही रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होगा। समझ रहे चीज़ों को। थर्ड क्या है, बायो रेमेडिएशन, जैविक उपचार, मतलब जो जैव के द्वारा उपचार किया जाए, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसके द्वारा उपचार किया जाता है, उसी को हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, बायो रेमेडिएशन एक जैविक उपचार एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सूक्ष्म जीव और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, उसका यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट, जो भी पर्यावरण है, उसको कंट्रोल करने के लिए। समझ गए आप।
एंड द फोर्थ क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जैविक परिवर्तन। जैव के द्वारा जो भी आप परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पर्यावरण को सुधारने के लिए, मतलब ठीक है ना, पर्यावरण के पॉल्यूशंस को कम करने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कुछ ऐसे चीज़ों और ऑर्गेनिक को हम बना सकते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में जो भी टॉक्सिक हैं, जो भी जहरीले चीज़ें हैं, उसको हम नॉन टॉक्सिक में बदल दें, उनको हम जहरीले नहीं रहने देंगे, उनको हम सही कर देंगे, जिससे आपका पर्यावरण, आपका एनवायरनमेंट सही हो जाएगा। और वायो सेंसर्स क्या होते हैं? वायो सेंसर्स क्या है? सेंस करते हैं। आप समझ रहे हो, वर्ड से ही आपको पता चला, जो जीवों के द्वारा, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सेंस किया जाए पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए, वही है वायु सेंसर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि एनवायरनमेंट में कितना ऑक्सीजन है, जो भी गैसेस है एनवायरनमेंट में, कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो सही रहेगा, वो क्लीन रहेगा। तो जो भी सब्सटेंस है एनवायरनमेंट में के लिए यूजफुल है, मतलब जो भी लाभदायक है, जो भी हमारा पर्यावरण के लिए, जो भी गैसेस, जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ यूजफुल है, लाभदायक है, उसे हम बायोसेंसर्स की मदद से देखते हैं कि कितना है, कितना होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन कम है, कितना ज़्यादा होना चाहिए, वो चीज़ें हम वायु सेंसर्स में देखते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि पर्यावरण के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। और इंडस्ट्री, ये तो आपको पता है, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, तो उससे इंडस्ट्री का उद्योग तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको पता है। एंड फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, जो भी आपका फूड प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा। आप उगा रहे हो, जो भी आप सब्जियां उगा रहे हो, ठीक है ना, वो कभी ख़राब नहीं होगा। आप ऐसे जीन चेंज कर देते हैं फसल का या सब्जी का, ठीक है ना, या फ्रूट्स का या फल का, तो आपका जो फूड प्रोसेस है, ठीक है ना, आप जो फूड बना रहे हो वो कम टाइम में ज़्यादा आप उसको बना सकते हो, तो आपका फूड प्रोसेस भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप समझ गए मतलब बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। ये भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट में। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, कौन कौन से विकास हुए हैं। तो पहला क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। ये क्या है, मेंस में अलग से भी आता है, ठीक है ना, यूपीएससी, बीपीएससी, सारे एग्जाम्स में, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जो भी है, जितने भी 300 वर्ड, 250 वर्ड, 250 वर्ड्स लिखने के लिए, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। को आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा। वैसे मैं अभी आपको नॉर्मल एक हिंट दे देता हूँ। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीनोम, इस प्रोजेक्ट हैज़ अलाउड रिसर्चर, जो भी रिसर्चर्स, टू अंडरस्टैंड एंड बिल्डिंग अ पर्सन्स, मतलब समझिए आप, किसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे रिसर्चर्स को, जो भी प्रोजेक्ट में, उसको हम एक शोध करते हैं, ठीक है ना, एक मतलब रिसर्च करते हैं, जो भी आप पर्सन्स हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी इंसान हैं, उन पे शोध करते हैं और उनको एक बिल्डिंग, मतलब एक नया तैयार करते हैं। जो भी आप पर्सन हो, ठीक है ना, कोई एक पर्सन है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनको डिसऑर्डर्स, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उन पे हम रिसर्च करते हैं इस प्रोजेक्ट में, और उनको हम पूरे सही तरह से बना देते हैं कि बाद में हो ही ना। समझ रहे हो चीज़ों को। तो एक ह्यूमन्स लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जीनोम प्रोजेक्ट यूज़ किया गया है, और जो भी डीएनए है उनको हम चेंज कर देते हैं, सही कर देते हैं। एज अ रिसर्चर लर्न मोर अबाउट फंक्शंस ऑफ जीन एंड प्रोटीन्स। तो इसमें क्या है, जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमंस है, जो भी पर्सन्स हैं, उनके अंदर क्या प्रोटीन्स है, ठीक है ना, उनके अंदर क्या है, कैसा डीएनए है, और कैसे जीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पोषण है, किस तरह का चाहिए, उस चीज़ को हम रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। फिर जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी पोषण चाहिए, उनमें हम इंजेक्ट करते हैं, उनमें हम डाल देते हैं, जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमंस हैं, वो सही तरह से फिर अपना काम करने लगते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में वही हम रिसर्च करते हैं। द नॉलेज विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ साइंस। इस प्रोजेक्ट में जो भी मेजर इम्पैक्ट हुए हैं, वो दवा, इससे हम मतलब इंसान के लिए एक ऐसा मेडिसिन तैयार करते हैं कि जो कम टाइम में आपको पूरा एक अच्छा, मतलब आपका जो हेल्थ है उसको सही किया जा सके, ठीक है ना, आपका लाइफ मतलब एक अच्छा बनाया जा सके। आप समझ रहे हो कि जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं। तो इतना ही बताऊंगा अभी आपको मैं अलग से, फिर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, जीन थेरेपी में बता चुका हूँ आपको कि ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं। आपका जीन अगर ख़राब है, आपका डिसऑर्डर में है, ठीक है ना, आप मतलब सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो जो भी सामान्य जीन है, जो भी नॉर्मल जीन है, वहाँ वो आपके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आपके अंदर मतलब प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे कि आपका बॉडी है, आपका शरीर सही तरह से काम करने लगता है। एंड थर्ड इज़, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, स्टेम सेल थेरेपी। इसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट में लिखिए, इसके लिए भी अलग से आपको बनाना पड़ेगा। तो स्टेम सेल थेरेपी में मैं बताया आपको कि
लोगों के जो आपके बॉडी से स्टेम सेल निकाल के जो लोग ख़राब हैं, जिनको बीमारी है, जो इनका डिसऑर्डर है, जिन या जो भी प्रॉब्लम है, तो आपके स्टेम सेल से निकाल के शरीर से उनके शरीर में डाल दिया जाता है। तो उनका शरीर भी मतलब एक गुड फंक्शंस में काम करने लगता है, एक अच्छे तरह से काम करने लगता है। स्टेम सेल में हम यही करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं स्टेम सेल के अंदर, तो वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियाँ, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या गवर्नमेंट क्या की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये चीज़ देख लीजिए आप। तो फर्स्ट क्या है तकनीक, फर्स्ट मतलब पॉलिसीज़ क्या है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 15 से 20, 15 से 20, NBDS इसका शॉर्ट फॉर्म है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 2020, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। एंड सेकेंड क्या था, नेशनल बायोफार्मा मिशंस, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, दो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। अगर आपसे पॉलिसी या सरकारी नीतियाँ पूछा जाए तो ये दोनों को आप लिख दीजिए, ठीक है ना, एंड दोनों को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में। मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्या था, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 15 से 20, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 15 से 20। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम DBT भी लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अनाउंस द फर्स्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन सितंबर 2007 में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले अनाउंस किया, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के स्ट्रेटजी को 2007 में, दैट रिफ्लेक्टेड द इमेंस अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सितंबर 2007 में पहली राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी का विकास किया, उसकी रणनीति की घोषणा की, जिसने इस क्षेत्र में अत्यधिक अवसरों की झलक दिखाई दी थी, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप बस रीड कर लीजिए, इसमें तो कुछ समझना आया नहीं, कि जो भी रणनीति है वो देख लीजिए गवर्नमेंट की। एंड सेकेंड क्या था, आफ्टर दिस NBDS, जो भी NBDS यहाँ पे आप देख लीजिए, वॉज लॉन्च्ड इन December 15, द एम ऑफ विच वॉज टू मेक इंडिया ए वर्ल्ड क्लास बायो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और हब। तो जो NBDS हमने बनाया, तो इसका जो लॉन्च के 2015 में, तो उसके बाद हमारा एम क्या था, ठीक, उसका उद्देश्य क्या था कि भारत को एक विश्व स्तरीय मतलब वर्ल्ड क्लास जो भी बायो मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस हैं, जैव प्रौद्योगिकी प्रोसेस हैं, और जैव निर्माण केंद्र बनाया जाए एक वर्ल्ड लेवल पे, एक विश्व स्तरीय लेवल पे। तो इसके बाद NBDS को दिसंबर 2015 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत को विश्व स्तरीय जैव निर्माण केंद्र बनाया जाए, और बनाया था। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इट इंटेंड्स टू लॉन्च अ मेजर मिशन बैक्ड विथ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू बायोटेक प्रोडक्ट्स। तो इसका मेन जो एक मेजर मिशन क्या था कि एक नए मतलब जो बायोटेक प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बनाए, ठीक है ना, और उसके लिए जो भी निवेश है, उनके लिए जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट है, उनका हम मतलब समर्थन हमें चाहिए था, ठीक है ना, और क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एंड कमर्शियलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट्स इंडियंस ह्यूमंस। तो इसका मेन मतलब एक एम आप बोल सकते हो, मेन मिशन, एक प्रमुख मिशन शुरू हुआ, जिससे नए बायोटेक उत्पादों के निर्माण के लिए जरूरी निवेश का समर्थन प्राप्त था। इससे शोध एवं विकास के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इससे व्यवसायीकरण तथा भारत के मानवों को सशक्त बनाया। आप समझ सकते हो, जो भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपकी कंट्री लेवल पे आई, उससे क्या है, लोगों को एक स्किल डेवलप हो गया, लोगों को काम मिलने लगा, ठीक है ना। और मेन पॉइंट क्या था कि जो भी लोगों को जो ऐसी बीमारियां थी जो कभी ठीक नहीं हो पा रही थी, जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत समस्या हो रही थी, वो भी ठीक होने लगी बायोटेक्नोलॉजी से। जो भी हमारे इंडिया के जो ह्यूमंस हैं, जो भी इंसान हैं, उनका एक मतलब एक लाइफ बढ़ने लगा। फिर उनके जो बिजनेस हैं, जो भी इंडस्ट्रीज थे, जो भी उनका, वो भी बढ़ने लगा, ठीक है ना। तो व्यवसायीकरण तथा भारत के मानवों का भी एक सुसशक्त बना, एक स्ट्रांग बन गए वो लोग, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और बायोटेक का उत्पाद का जो भी निर्माण किया हम लोगों ने, उससे एक तो कम हम लोगों ने लोगों का इलाज किया, फिर हम लोगों ने खेती में भी, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इनका मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किए, ठीक है ना। आगे देखिए, जो ये मिशन है, द मिशन विल बी इम्प्लेंटेड बाय द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, BIRAC, ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये BIRAC। तो ये मिशन को किसने इम्प्लीमेंट किया, BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल जो भी रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल था। मोर देन 1500 करोड़ हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1500 करोड़ से ज़्यादा इस इस प्रोसेस में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया फॉर 5 ईयर इन द मिशन। 5 सालों के लिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ से ज़्यादा इस प्रोसेस में इन्वेस्ट किया बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। इन विच द वर्ल्ड बैंक इज कंट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ द प्रोग्राम कॉस्ट। और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, वो हमारा 50% जो भी जितना भी खर्चा होंगी इस प्रोसेस में, ठीक है ना, उसमें वर्ल्ड बैंक 50% अपना योगदान देगी, ठीक है ना। ये मिशन जैव प्रौद्योगिकी उपयोग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन में 5 वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है, जिसमें क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक 50% अपना योगदान दे रहा है। समझ गए चीज़ों को। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए 2-3 बार, ये आप इजीली एग्जाम में अपने मन से भी लिख सकते हो आप। ज़्यादा उतना कोई टफ नहीं है, बहुत आसान वर्ड में लिखा गया है। एंड उसके स्ट्रेटजी क्या है, उसके रणनीति क्या है, जो NBDS है जो मैं आपको बताया हूँ, तो उसकी रणनीति क्या है, उसकी रणनीति क्या था, टू बिल्ड ए स्किल्ड वर्कफोर्स एंड इम्प्रूव रिसर्च फैसिलिटी इन बेसिक लेवल डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़। एक एक स्किल लेवल पे काम किया जाए, ठीक है ना, एक कुशल कार्यबल का निर्माण करना है, स्किल वर्कफोर्स का निर्माण करना है। टू इम्प्रूव रिसर्च फैसिलिटीज़, जो भी हमारा रिसर्च फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करना है, निर्माण करना है, और जो भी उनको एक डिसिप्लिन में ले जाना है, ठीक है ना, डिसिप्लिन एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़, अनुसंधानात्मक, शासनात्मक और अंतर विषय शाखाओं में शोध सुविधाओं को सुधार करना, उसकी एक स्ट्रेटजी थी बायोटेक्नोलॉजी की। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशनल नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री विद ग्लोबल पार्टनरशिप। जो भी हमारा ये टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, और जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको ऐसे डेवलप करना है कि जो वर्ल्ड लेवल है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा पार्टनरशिप हो, ऐसा हम नेटवर्क बनाए, ठीक है ना, जिससे क्या हो, हमारे जितने भी प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा, और हम जो अपना प्रोसेस तैयार करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसको भेज सके। अपना नेटवर्क जो आपका जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा बनाइए, बड़ा बनाइए इस टेक्नोलॉजी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ करें और आपका इनकम भी बढ़े। तो वैश्विक साझेदारी के साथ देश भर में एक प्रौद्योगिकी विकास और अनुवाद का नेटवर्क बनाना, इसकी एक स्ट्रेटजी थी। एंड थर्ड स्ट्रेटजी क्या है, मेकिंग इंडिया रेडी टू मीट द चैलेंज ऑफ अचीविंग $100 बिलियन बाय 2025। इसकी रणनीति क्या थी इस प्रोसेस में, कि जो इंडिया की थी 2025 तक भारत को $100 बिलियन, ठीक है ना, 100 बिलियन प्राप्त करने की चुनौती को पूरा करना था। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो भी प्रोसेस हो रहा था उसमें इंडिया ने एक अपना एक लक्ष्य बनाया कि 2025 तक हमें $100 बिलियन हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, लॉन्चिंग 4 मिशंस, 4 जो मेजर मिशंस थे इस स्ट्रेटजी के अंदर, इस रणनीति के अंदर क्या थे, हेल्थ केयर, जो भी आपका स्वास्थ्य है उसको देखभाल करना है, फूड जो भी भोजन है, और न्यूट्रिशन, जो भी खाना खा रहे उसमें पोषण होना चाहिए, तभी हम एक ह्यूमन और एनिमल्स जो भी उनके शरीर के लिए अच्छा काम करेगा। एंड क्लीन एनर्जी एंड एडुकेशन, जो भी शिक्षा है और जो भी स्वच्छ ऊर्जा है वो हमें अवेलेबल कराया जाए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। वो 4 मिशन मेन थे। तो बायोटेक्नोलॉजी में पता है आपको, जो भी ऊर्जा होती है और जो भी एनर्जीज होती है उसमें क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो, रासायनिक पदार्थों का यूज़ नहीं करता, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, हमें अच्छी एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्ट्रेटजी एंड फोकस इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल बाय क्रिएटिंग ए लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन काउंसिल्स। लाइफ जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद बनाकर मानव पूंजी के निर्माण में रणनीतिक और केंद्रित निवेश। समझ रहे हैं आप चीज़ों को, कि ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है, ऐसा रणनीति बनाना है कि जो भी हमारा एक एक एजुकेशन काउंसिल, एक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो भी ह्यूमंस हैं, जो एक इंसान है, उनके भी एक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग तैयार करना है, कि जो मानव पूंजी है उसको भी एक एक ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है ना, हमारा एक इनकम भी ग्रोथ होना चाहिए। और स्ट्रेटजी एंड फोकस इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन जो कैपिटल है, मानव पूंजी है, उसको भी एक निर्माण होना चाहिए, एक इंक्रीज होना चाहिए बाय क्रिएटिंग अ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन काउंसिल। तो सेकंड क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी है, सेकंड है ना, नेशनल बायोफार्मा मिशंस, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इट इज़ इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेटिव मिशन फॉर एक्सेलरेटिंग डिस्कवरी रिसर्च टू अर्ली डेवलपमेंट फॉर बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। इसमें क्या है कि मेडिसिन तैयार किया जाता है, ठीक है ना,
जो कि एक सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि केमिकल प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं करते हैं। तो नेशनल बायोफार्मा मिशन में मेनली क्या है कि एक हम दवा, ड्रग्स और इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मेडिसिन के बारे में, कि ऐसा मेडिसिन तैयार करें जिसमें कि हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, रासायनिक दवा यूज़ ना करें, प्लास्टिक यूज़ ना करें, ठीक है ना, जिससे कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण भी साफ रहे और इंसान का शरीर भी साफ रहे, मतलब वो अच्छे तरह से काम करे। बायो फार्मास्यूटिकल्स के लिए प्रारंभिक विकास के लिए खोज अनुसंधान में तेजी लाने के लिए उद्योग अकादमिक सहयोग मिशन, ये जो मिशन है जो हमारा बायो फार्मास्यूटिकल्स है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये मिशन तैयार किया गया, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक मतलब एक प्रोग्राम तैयार किया, ठीक है ना, इस मिशन के लिए, इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम। अंडर दिस मिशन एम्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इन द सेक्टर। इस मिशन के तहत जो है वर्ल्ड बैंक ने इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम चालू किया, ठीक है ना, और इस प्रोग्राम की मतलब हेल्प भी किया, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी सेक्टर्स हैं उसमें क्या एक मतलब इकोसिस्टम को प्रमोट करें, ठीक है ना, इन्हें मतलब, और जो भी हमारे स्वदेशी विनिर्माण, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो मतलब एक बेस लेवल पे, जो इंडिया लेवल पे और जो भी मतलब लोकल लेवल पे, उसको बढ़ावा देना है, ठीक है ना। और उसके लिए एक मिशन तैयार किया गया, जो भी स्वदेशी चीज़ें हैं उसको मतलब बढ़ावा दिया गया इस मिशन के अंदर। जो भी हम लोग जिससे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके जो अगर कोई दवा बनाते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये जो प्रोग्राम है उसका मतलब मेन एम क्या है, उसका फोकस किस चीज़ पे था, इस मिशन का ध्यान किस चीज़ पे था। द फोकस ऑफ दिस मिशन इज़ टू डेवलप न्यू वैक्सीन्स, बायोथेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस टू एड्रेस द राइजिंग बर्डन ऑफ डिजीज। जो भी बीमारी के जो बोझ बढ़ते जा रहे हैं, जो भी बीमारी हमारे मतलब देश में या कहीं भी बढ़ती जा रही है, उसके लिए नए वैक्सीन्स बनाने हैं, उसके लिए मेडिसिन लाने, ठीक है ना, उसके लिए जो भी मेडिसिन, जो भी मतलब दवा है वो लाने हैं, फिर जो भी चिकित्सा हो रही है, ठीक है ना, उसके लिए जो उपकरण चाहिए, उसके लिए जो डिवाइस चाहिए, वो हमें लानी इस मिशन के अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखिए, ब्रिंग आइसोलेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एकेडमिया टुगेदर, enhance regional capabilities and strength the current bioclusters network in terms of capacities as well as quantity and quality of output। तो एक ऐसा केंद्र के साथ साथ लाएं, इस मिशन के अंदर एक ऐसा एकेडमिया केंद्र बनाए, ठीक है ना, ऐसा केंद्र बनाए, एक ऐसा एक्सेलेंस मतलब हम लोग आइसोलेट सेंटर्स लाएं कि जो भी क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाएं और क्षमता के साथ साथ उत्पादन की मात्रा, ठीक है ना, कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएं और गुणवत्ता के संदर्भ में वर्तमान जैव क्लस्टर नेटवर्क को मजबूत करें। तो जैव क्लस्टर मतलब आप समझ रहे हो, जो भी बायो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वैक्सीन्स बनाना, क्लस्टर्स का यूज़ करना, उसको हम एक नेटवर्क में ले जाएं, ठीक है ना, चैनल में ले जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिशन को जान पाएँ और उसका यूज़ कर पाएँ, उसके बारे में जान पाएँ और उसका नॉलेज पता हो लोगों को और उसका यूज़ करें, कम टाइम में लोग ठीक हो जाएं और कम से कम केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसका कम यूज़ करें, ठीक है ना। आप समझ गए चीज़ों को, बस इसे आप देख लीजिए और एग्जाम में आप इसे लिख दीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, डिलीवर 6 to 10 न्यू प्रोडक्ट्स इन द नेक्स्ट 5 years एंड क्रिएट सेवरल डेडिकेटेड फैसिलिटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्कीज। तो हमें क्या करना है, अगले 5 वर्षों में 6 से 10 नए ऐसे मतलब उत्पादों को वितरित करना है कि जो अगली पीढ़ी के कौशल के लिए नए समर्पित सुविधाएं बनाए, जो भी मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो भी नए जनरेशन आए, ठीक है ना, उनको उनका एक लाइफ एक जनरेशन सही होना चाहिए। क्रिएट सेवरल डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्कीज। अगले 5 वर्षों में 6 से 10 ऐसे उत्पादों को वितरित करें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, अगली पीढ़ी के कौशल के लिए कई समर्पित सुविधाएं को हम बनाएं, जिनसे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई डिसऑर्डर, उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इनिशियल फोकस विल बी ऑन HPV वैक्सीन फॉर डेंगू एंड बायोसिमिलर फॉर कैंसर का भी हम इसमें रिसर्च करना है इसके इलाज के लिए, ठीक है ना, डायबिटीज़ पेशेंट्स एंड रियूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोसिस। तो प्रारंभिक ध्यान क्या HPV पे है एंड डेंगू के लिए जो वैक्सीन्स हैं, जो भी डेंगू प्रॉब्लम होती है ना, आपको पता है मॉस्किटोज से, एंड कैंसर के लिए बायोसिमिलर, मधुमेह बीमारी, डायबिटीज़ एंड रूमेटाइड गठिया, ये भी एक इंटरनल बीमारी है, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, चिकित्सा उपकरणों पे एक रिसर्च चल रही है, उसके लिए एक निदान होगी, ठीक है ना, उसके लिए एक प्रोसेस हो रही है कि एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो जितनी भी बीमारियां हैं
उसको कम से कम टाइम में ठीक किया जा सके और लोगों को बेहतर बनाया जा सके। तो उसमें क्या था, वैक्सीन फॉर डेंगू, कैंसर के लिए, ठीक है ना, डायबिटीज़ के लिए, एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ठीक है ना, एंड मेडिकल डिवाइसेस, ऐसा कुछ उपकरण बनाया जाए कि उस बीमारी को जल्द से जल्द निदान किया जाए और ठीक किया जाए। तो हम समझ के बायोटेक्नोलॉजी का मेनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का इसका मतलब जो यूज़ है उसका उपयोग एग्रीकल्चर, कृषि में, ह्यूमंस पे, मेडिसिन पे, दवा पे, ठीक है ना, इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि इसका यूज़ क्या है। आई थिंक अगर 2 से 3 बार आप पढ़ लेते हो तो आप इजीली एग्जाम में लिख दोगे, आप समझ भी चुके हो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो इससे क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अगर आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू ह्यूमन हेल्थ, मतलब हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये आपके क्वेश्चन हैं, अगर आपको लिखना हो तो प्लीज़ इसके उत्तर लिखिए आप, और कोई भी डाउट है आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। एंड इसका आंसर लिखिए आप, अगर आपको लिखना है इसके उत्तर लिखिए, मैं आपको पर्सनल अपना टेलीग्राम बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो आप आंसर उतना लिख के दे नहीं सकते। ये मेरा मतलब ये सर्च कीजिए @Mukesh MUKESH, ये क्या है, 0 है, ठीक है ना, ओ नहीं है, 070। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।